हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का एक रिसर्च पे। मेरा नाम है राहुल और इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूँ टर्म इंश्योरेंस के बारे में। एक ऐसा इंश्योरेंस जो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कब ले लेना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, ये कैसे काम करेगा, क्या इसको लेने के साथ आपको कौन कौन सी बातों का, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इस पर्टिकुलर वीडियो में उस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बने रहो मेरे साथ में। और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम टर्म इंश्योरेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को जान लें कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है, वन ऑफ द चीपेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस में से एक है ये। अगर आपका सडन कोई डिमाइस हो जाता है आपके एक सर्टन एज से पहले, या फिर आप कह सकते हो कि आप यू आर द ओनली पर्सन हु इज़ द यू प्रोवाइड ब्रेड एंड बटर टू योर फैमिली, तो उस केस में आपको टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। टर्म इंश्योरेंस को हम बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि आपने एक टर्म इंश्योरेंस लिया है और प्योरली वो आपकी लाइफ को कवर करता है, रिस्क को कवर करता है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ को कवर करता है। यानी कि इन केस अगर आपकी एज है 30 और आपकी सडन डेथ हो जाती है 30, 40, 50, 60 से पहले, या फिर आप उसको टर्म को और बढ़ाते हो तो उस वो एज भी कवर हो जाती है उसमें। तो उस केस में आपकी परिवार को, आपकी फैमिली को, आपके नॉमिनी को एक सर्टन जो सम इंश्योर्ड होता है, जो जितना आपने प्रीमियम वहाँ पे लिया है, जितनी की आपने पॉलिसी ली है, वो आपको एक साथ वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस। इसमें सारी मतलब एनी काइंड ऑफ डेथ जो होती है वो इंक्लूड रहती है, नेचुरल डेथ जो होती है वो इंक्लूड रहती है। कैसे किसी भी पॉलिसी को अपन को सेलेक्ट करना है जब हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, तो क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है, क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं होती है, वो सब चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे अगर आपने पॉलिसी लेते हो और पॉलिसी के एक साल तक, अगर एक साल के अंदर कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है तो उस केस में ये वैलिड नहीं मानी जाएगी। नॉमिनी के फैमिलीज ने ही जो ऑनर है, जिसने पॉलिसी ली है, उसी की नॉमिनीज ने अगर वहाँ पर कुछ ऐसा कर दिया तो उस केस में भी ये पॉलिसी रिजेक्ट वगैरह हो जाती है। तो इसी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो बने रहो मेरे साथ में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको अपने ब्लॉग पे ले चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाल रखी है उनके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, और उसके साथ साथ ही हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो टर्म इंश्योरेंस के लिए जो भी आप वेबसाइट या पे देखते हो या फिर एक कॉमन वेबसाइट पे देखते हो, लाइक पॉलिसी बाजार हो गया, है ना, कोई भी इंश्योरेंस देखो जैसी काइंड ऑफ वेबसाइट हो गई, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी दिखाई देती है। उसमें से कौन से सेलेक्ट करनी है, और उससे पहले ये जानना कि क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या ज़रूरी है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि पॉलिसी का टेन्योर क्या होना चाहिए, राइट। टर्म इंश्योरेंस आपने समझ लिया, तो पॉलिसी के साथ साथ इसके साथ ये जानना बहुत जरूरी है कि टर्म इंश्योरेंस के साथ उस पॉलिसी का टेन्योर क्या होना चाहिए। अगर आप देखोगे नॉर्मली तो वहां पर 60 की एज लिखी होगी, राइट। 60 की एज यानी कि अगर आपकी एज अभी 30 अराउंड 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, या इस किसी भी एज में, या फिर आप 50 के भी हैं, तो उस केस में आप इंश्योरेंस यहाँ पर ले सकते हैं। सैलरीड है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, इन सारी चीज़ों की से भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम में डिफरेंस होता है। अगर सैलरी है तो प्रीमियम थोड़ा कम आता है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा आता है। जल्दी ले लेते हैं आप, यानी कि अगर आप 20s में हैं, 25 में है, और आप उस टाइम पे ही अगर आप पॉलिसी ले लेते हैं तो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वहाँ पे प्रीमियम थोड़ा बहुत ज़्यादा कम होता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि एक बार जो आप पॉलिसी ले लेते हो तो उस केस में जो आपका प्रीमियम होता है वो लॉक हो जाता है। यानी कि अगर आपने पॉलिसी एट द एज ऑफ 25 या 26 में ही ले ली है, तो उस केस में अगर आपका प्रीमियम यहाँ पर 10,000 के आसपास आता है, तो वो थ्रू आउट द टाइम आपका सिर्फ 10,000 ही रहेगा, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा सस्ते भी होते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आपको 1 करोड़ के आसपास का, अगर आप 1 करोड़ का यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो और आपकी एज अराउंड 30 के है, 30 के अराउंड आप है, 30 ईयर्स की एज के हो, आप सैलरीड हो, आप यहाँ पर सैलरीड एम्प्लॉय हो आप यहाँ पर, ठीक है, तो उस केस में अगर आपका प्रीमियम अराउंड निकलता है समवेयर अराउंड 15-15 के, मैं बहुत ज़्यादा ऐसी पॉलिसी लेके चल रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा यहाँ कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे डिस्क्लोज करने वाले हैं, जैसे कि क्या आप स्मोकिंग करते हो या अल्कोहल कंजप्शन वगैरह है। अगर आप उसको भी टिक करते हो तो प्रीमियम आपका डेफिनेटली यहाँ बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आपने पॉलिसी ली है, 15 के का आपका प्रीमियम रहता है फर्स्ट ईयर, तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, या फिर थ्रू आउट द टाइम आपका प्रीमियम यही रहेगा।
और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, अगर आपकी एज 30 की है और आप यहाँ पे इसको ले रहे हो 60 की एज तक के लिए, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के अंदर अंदर आपने ऑलमोस्ट यहाँ पर 4.5 लाख अराउंड ही यहाँ पे इस पॉलिसी में दिए हैं। यानी कि 10 साल के अंदर आपने 1.5 लाख, और नेक्स्ट फिर 3 लाख, उसके बाद 4.5 लाख। तो 4.5 लाख के अंदर ही आपको कितना कवर मिल रहा है? 1 CR का। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप यहाँ पे प्रीमियम बढ़ाते हो, जो कि बढ़ाना ही चाहिए, 1 CR की पॉलिसी से कुछ नहीं होता। अगर आप यहाँ पे आपकी इनकम जो है, इनकम का आप 20x, 10 to 20x के आसपास आप यहाँ पे पॉलिसी ले सकते हो। और आपकी इनकम 10 लाख के अराउंड है, तो आप यहाँ पर 1 CR, 1.5 CR, 2 CR तक का भी यहाँ पर आप ले सकते हो। कुछ कंपनीज जो होती है वहाँ उनकी जो भी कैटेगरीज होती है कि लाइक आपको 2 ईयर्स का यहाँ पर ITR देना पड़ेगा, चेकअप वगैरह होगा, उसके बेसिस पे आपको प्री एग्जिस्टिंग कोई इलनेस वगैरह नहीं है तो उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं, और वहाँ पे आपको जो प्रीमियम वगैरह होता है उसके बेसिस पे ये चीज़ होती है। मैं आपको समझाने वाला हूँ कि टर्म इंश्योरेंस का मैं लेते टाइम किन किन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है, किन किन चीज़ों के बेसिस पे हमको डिसीजन लेना है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो टर्म अगर हम अर्ली एज पॉसिबल ले लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस की एज के बारे में। राइट, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको 100 ईयर्स तक का भी टर्म इंश्योरेंस अवेलेबल हो जाता है। 99 ईयर्स का भी एवरेज आपको अवेलेबल हो जाता है टर्म इंश्योरेंस। बट द थिंग इज, आपको हमेशा 60-65 की ईयर्स तक का ही टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये मैं एज एन फाइनेंशियल प्लानर के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप वो रिमेनिंग पैसा जो है, अगर आप 99 या 80 या 90-70 की एज तक का भी अगर आप प्रीमियम यहाँ पर पॉलिसी लेते हो तो आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। राइट, टर्म इंश्योरेंस का अल्टीमेट गोल ये रहता है कि अगर आप अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो 25 या 30 की एज से, और आपका जो गोल है वो गोल 60 की एज तक वैसे ही पूरा होने वाला है, 55 की एज तक वैसे ही पूरा होने वाला है, आप अपनी जिम्मेदारियों से वहां तक ऑलमोस्ट फ्री होने वाले हो, तो आपने ऑलरेडी अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा खासा सम इंश्योर्ड जो है वो जो अमाउंट है या फिर जो इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी कर दिए हैं। उस केस तक अगर बीच में कोई ना कोई दुर्घटना घट जाती है 30 की एज में, 35, 45 की या 40 की एज तक आपको कोई दुर्घटना घट जाती है, तो उस केस में आपकी पूरी फैमिली को, आपके नॉमिनी को, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उनको एक साथ 1 CR, 1.5 या 2 CR या इससे ऊपर की पॉलिसी जो आपने ले रखी है वो अमाउंट एक साथ आपको अपनी फैमिली को छोड़ सकते हो, जिससे उनको एक बेनिफिट मिल सके। बट पॉइंट जब होता है जब हम यहाँ 70s की एज तक यहाँ पर इंश्योरेंस लेते हैं। टर्म इंश्योरेंस एक तरीके से एक ऐसा इंश्योरेंस है जहां पे आपको मिलने वाला तभी है जब आप नहीं रहोगे। राइट, तो ये जो सोच होती है कि अगर मेरे काम का ही नहीं तो मैं क्यों लूं, पर आप इस चीज को देखो कि आप पीछे से बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले हो। जब पॉलिसीज की बात आती है, इंश्योरेंस की बात आती है, तो दो ही इंश्योरेंस है जो मेजोरिटी ऑफ पीपल को मैं रिकमेंड करूंगा, वो है टर्म इंश्योरेंस और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। इसके अलावा बाकी जो इंश्योरेंस वगैरह है वो मुझे इतने ज़्यादा लुक्रेटिव लगेंगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स की बात करनी है तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसके लिए आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ये प्लान कर सकता हूँ, करूंगा कि उसमें आपको कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स कब लेने हैं, कैसे हम रिटर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें मैं आपकी क्या एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंगली क्या हेल्प कर सकता हूँ, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। बट हम टर्म की बात करते हैं तो टर्म में एक तो अगर अर्ली स्टेजेस में ले लिया तो प्रीमियम बहुत कम होता है, प्रीमियम लॉक हो जाता है, और उसकी वजह से हमारा कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट्स है या फिर जो हमारी जर्नी है इन्वेस्टमेंट को लेकर वो हैम्पर नहीं होती, या वो उस पर अटैक नहीं होता एक तरीके से, इन केस अगर आप नहीं रहे तो। और पॉजिटिव होना ज़रूरी है लाइफ में, बट ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अर्ली एज एज पॉसिबल आपको टर्म इंश्योरेंस सबसे पहले ले लेना चाहिए। और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं आपको एक सिक्योरिटी दे देती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही कम प्रीमियम में ये अवेलेबल हो जाती है, तो इसलिए ये एक प्रायोरिटी होनी चाहिए जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस 60-65 की एज तक अगर आप लेते हो तो आप अपना पूरा गोल कंप्लीट कर चुके हो। उस केस में उससे पहले अगर कुछ हो जाता है तो ठीक, अदरवाइज उसके बाद आप हो ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो इंश्योरेंस है वो सब संभाल लेंगे। और साथ साथ आपने जो प्रीमियम पे किया उसका अमाउंट बहुत छोटा होगा, तो अगर आप 70 या 80 तक का लोगे तो 10 साल 12 साल जो आपने एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया उसी जगह उस पैसे को अगर आप म्यूचुअल फंड्स में डालोगे या उस एक्स्ट्रा प्रीमियम को अगर म्यूचुअल फंड्स में डालोगे तो उसके रिटर्न थोड़े ज्यादा निकल के आ पाएंगे। राइट, चलिए, वाई यू विल अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स, है ना। तो इसलिए आपको 80-90s की एज तक की एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने का यहाँ पे कोई नेसेसिटी नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेसेसिटी क्यों है ना, टर्म इंश्योरेंस की नेसेसिटी क्यों है ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। ये सबसे बेसिक चीज़ है। राइट, लाइक आप अगर
गांव से हो, टायर 2 सिटी से हो, टायर 3 सिटीज से हो, या बहुत बड़ी मेट्रोज या महानगरों से हो, तो आपको ये डेफिनेटली लेना ही चाहिए। सभी वर्ग के सभी लोगों के लिए है। और लाइक 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की रेंज वाले जो इनकम रेंज है, इससे ऊपर वाले तो ऑफकोर्स लेते ही हैं, पर इन वाले रेंज वाले लोगों को ज़्यादा सोचना चाहिए इसके बारे में, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है अगर आपकी सडन कोई ना कोई दुर्घटना में डेथ हो जाती है तो। ठीक है। या फिर कोई क्रिटिकल इलनेस, या फिर यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें एक्सीडेंटल जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी मिलेंगे, वो उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आगे आता हूँ उसके ऊपर। सो इफ़ योर फैमिली डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपकी पूरी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके ऊपर कोई होम लोन है, आपके ऊपर कोई और अदर लोन्स हैं, राइट, या फिर आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो आपको इसके बारे में सोचना तक नहीं चाहिए, आपको झट से इसको ले लेना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उस केस में। तो उस केस में अपन को कितने का टर्म प्लान वगैरह लेना चाहिए? आपकी इनकम अगर 10 लाख के राउंड है, 15 लाख के राउंड है, तो उससे आपको 10x, 15x या 20x के आसपास, 10x तो नहीं कहूंगा बट 15 या 20x तक का यहाँ पे टर्म प्लान ले लेना चाहिए। राइट। कौन कौन सी कंपनी देती है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, कौन सी का सही होता है वो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, हम डिस्कस कर सकते हैं पूरा, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रह सकता है। ओके। कौन सी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा होता है, कौन सी कंपनी की प्रॉपर्ली क्लेम देती है, इसके बारे में और आने वाले टाइम पे अभी नीचे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए, वाई, व्हाट शुड इट कवर, है ना? तो आपके जो लोन्स है, लाइबिलिटीज हैं, वो पूरी तरीके से इससे कवर हो जाएगी। तो एक तरीके से आपके ऊपर एक आपके जाने के बाद फैमिली को ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े, फैमिली को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट ना आए, ये सोचते हुए आप इस चीज़ को पहले रख सकते हो साथ में। इन्फ्लेशन को बीट करते हुए, आपकी करंट लाइफस्टाइल को सस्टेन करते हुए आपको कवर डिसाइड करना चाहिए। आप सोचोगे कि मुझे 1 करोड़ का लें, 1.5 करोड़ का लें, 2 करोड़ का लें, 3 का लें, 4 का लें, उसके अकॉर्डिंगली कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपकी इनकम कैसी है, आपके लोन से लाइबिलिटीज कैसी हैं, उसके बिहाफ पे, उसके बेसिस पे आपको ये चीज डिसाइड करना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे आते हैं, लाइफ चेंजेस अपडेट योर कवर। राइट। अगर आप की लाइफ में चेंजेस हुए हैं, यानी शादी हुई है, चाइल्ड बर्थ हुआ है, न्यू लोन्स वगैरह आपने लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना कवर बढ़ाना चाहिए। कवर बढ़ाने का सिंपल सा तरीका यही है कि आपको न्यू पॉलिसी और लेनी पड़ेगी। अगर आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ले रखी है, तो आप 50 लाख की, 1 करोड़ की और ले सकते हो। अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली आपको आपकी कंपनी जो है वो प्रोवाइड करेगी। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के साथ आप ले सकते हो, लोगे कि 1 करोड़ किसके लिए ली, 1 करोड़ किसके लिए ली, पर अगर आप वो 3-4 करोड़ की पॉलिसीज अगर इकट्ठी कर लोगे, तो उससे बेस्ट वही रहेगा कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंगली रखो, ताकि कंपनी जब अगर इन केस अगर पॉलिसी अगर का क्लेम आता है, तो कंपनी उसको देने में सोचे हिचकिचाए ना, और साथ साथ वो पूरी जब प्रोसेस चेक करे तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। राइट। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो छुपी हुई है, जो आपने नहीं बताई उनके साथ। तो ये कुछ केसेस वगैरह हो सकते हैं। चीपेस्ट एंड प्योरेस्ट लाइफ इंश्योरेंस एक तरीके से ये, राइट, मतलब चीपेस्ट है, बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाता है इन कंपेयर टू योर कवर, है ना? तो इसको ध्यान में रखते हुए तो आप इसको प्रायोरिटी रख सकते हो, है ना? लो कॉस्ट है, हाई कवरेज वगैरह होता है। टैक्स की बात करें तो जब यहाँ पे अगर आप देखते हो कि नॉर्मली जब टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसीज का जो अमाउंट आता है ना, वो कहीं ना कहीं टैक्स से डिडक्टेबल नहीं होता है ना? तो 80D के अंदर जो आप देखोगे, तो उस केस में अगर पूरा अमाउंट आता है तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। 1 करोड़ का कैपिटल जो अगर अमाउंट मिलता है, तो आपकी पूरी फैमिली को उतना उतना ही मिल रहा है, वहाँ पे कोई उसमें डिडक्शन वगैरह नहीं होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म ऐसा कुछ नहीं लगता है उसमें। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका भी होता है एक तरीके से। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर आप मतलब टैक्सेशन के बेनिफिट से देखो, तो 86 के डिडक्शन की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस के अंदर आते हैं, तो आप ये पैसा सरकार को टैक्स की तौर पे पे करने की जगह आप इन दो चीज़ों पे ज़रूर कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक टाइम हर एक इंसान के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो इस पे आप थोड़ा सा ज़्यादा गौर कर सकते हो। योर वेस्टेड प्रीमियम, आपको कई बार लगेगा कि यार ये प्रीमियम जो मैं पे कर रहा हूँ, ये तो वेस्ट ही होने वाला है, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है। तो उस केस में कुछ इंश्योरेंस जो होती है वो आपको फुली रीपे कर देती है उस प्रीमियम को, बट जब आप जब उस ऑप्शन को जब आप सेलेक्ट कर लेते हो, तो उस केस में आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। राइट। फिर वही बात आ जाती है, अगर कुछ कोई पॉलिसी आपका प्रीमियम बढ़ाकर आपको बता रही है, तो उस केस में आपको वो प्रीमियम नहीं लेना है। चेक कर लो, अगर प्रीमियम नहीं बढ़ता है तब तो आप उसको ऐड कर सकते हो, यानी आपको जो अपने प्रीमियम आपने पे किया है वो रिफंड हो जाएगा। और इन केस अगर आपको लगता है कि हाँ ये प्रीमियम फालतू में ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में आप जो भी है उसको सेलेक्ट मत करो, प्रीमियम जो जा रहा है वो जान दो। उससे अलावा जो प्रीमियम एक्स्ट्रा जो आप देने वाले थे, उसको आप कहीं ना कहीं दूसरी अदर सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 12% पे अगर भी आप उस पैसे को ग्रो करोगे, तो वो पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे आते हैं हम
क्योंकि लाइफ इनप्रडिक्टेबल है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आपको एज सून एज पॉसिबल इसके बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में प्लान करना चाहिए। SIP टू प्रे प्रीमियम। अब बात आती है प्रीमियम की। अगर आप पूरी बहुत ऐसी एज में है, 45-50 की एज में है, उस टाइम पे आप सोच रहे हो कि यार मुझे अभी टर्म इंश्योरेंस लेने का सोचना है, लेना चाहिए लेना चाहिए। कई लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि एक साथ जब 30,000 40,000 या 50,000 का एक प्रीमियम एक साथ पे करना होता है तो प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि एक हर हर साल या हर महीने एक प्रीमियम लिक्विड फंड्स पे डाल सकते हो, SIP के तौर पे, है ना, म्यूचुअल फंड के तौर पे आप उसको 5,000 7,000 का अमाउंट डाल सकते हो। तो एक साथ जब भी प्रीमियम का टाइम आता है, जब भी पॉलिसी का डेट आता है, तो वो आप पे कर सको, ताकि आपकी पॉलिसी लैप्स ना हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, कि यहाँ पर आप अगर एक भी प्रीमियम पे नहीं करते हो तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो सकती है। कुछ पॉलिसी ऐसी है जो 12 महीने तक का टाइम दे देती है, यानी अगर आपने नहीं पे किया है तो ऐसा कुछ कंडीशंस वगैरह होती है, बस उस कंडीशंस में कुछ चीज़ें हिडन इन टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह होती है, तो उससे उससे हमको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसलिए सबसे सिंपल सा तरीका यही है कि आप लिक्विड फंड्स में उस अमाउंट को डाल दो, ताकि जब भी आप प्रीमियम का टाइम पे करने का टाइम आए तो एक महीने 1.5 महीने पहले ही आप उसको कवर करके रिन्यू करवा लो। तो रिन्यूअल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब आप टर्म इंश्योरेंस अपने लिए सेलेक्ट करें। राइट। टेक इट अर्ली एज प्लेस। तो अगर आपकी एज 21 से लेकर 30-35 तक है, या और अर्ली एजेस में है, मतलब इसी एज के दौरान में अगर आप चल रहे हो, तो इस केस में आपको एज सून एज पॉसिबल इसको प्लान कर लेना चाहिए। अगर आपका बर्थडे आने वाला है तो उससे पहले इसको आपको प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद इसका प्रीमियम स्लाइटली थोड़ा बढ़ जाता है टाइम के साथ। तो और एक बार आपने ले लिया तो उसके बाद तो प्रीमियम वैसे के वैसे रहने वाला है, उसमें कोई ग्रोथ मतलब बढ़ने वाला नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अर्लीस्ट पॉसिबल लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा डिले करोगे उतना प्रीमियम आपका बढ़ता जाएगा। कीप इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेपरेट। अब कई लोग आपको बताएंगे, या फिर अगर आप किससे पूछोगे, एजेंट वगैरह आपको होगा या कोई इंश्योरेंस एजेंट, तो आपको कहेगा यूलिप आप प्लान कर सकते हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको इंश्योरेंस और आपके इन्वेस्टमेंट्स दोनों सेपरेट रखने चाहिए। इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ आपके रिस्क कवर के लिए होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आपकी ग्रोथ के लिए होते हैं, तो उनको सेपरेट रखो। यूलिप वाले प्लान्स में आप वहाँ पे ना पढ़ो, क्योंकि उसकी अगर मैं थोड़ी और हिडन चीज़ें बताऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, क्योंकि उसके प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जब प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई होते हैं तो कई बार अगर वो उसको आपने लैप्स कर दिया तो उसका कोई फायदा नहीं है। 5 साल तक तो आपको भरना ही पड़ेगा, लॉक इन हो जाता है उसमें पैसा, और वो प्रीमियम बहुत हाई होता है। तो प्रीमियम का ही मेन गेम है। अगर आपके पास छोटा प्रीमियम आता है तो कोई सोचेगा नहीं, अब ज़्यादा बड़ा आता है तो ऑफकोर्स वहाँ पे सोचेंगे इंसान। तो टर्म को, अकेले टर्म, प्योर टर्म आप लेने की कोशिश करो, इसके अलावा और कुछ सोचो मत यहाँ पे, ठीक है। तो ये लैप्स के प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब लॉन्ग टर्म का वेल्थ करना है, लॉन्ग टर्म को आपको सोचना है, तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट रहेंगे। म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अच्छी पॉलिसी कौन सा लेना है, क्या लेना है, कौन से फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसके लिए आप मुझसे डायरेक्टली 1-on-1 सेशन ले सकते हो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे क्या आपके लिए बेस्ट होगा, आपकी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, आपके खर्चों के अकॉर्डिंगली, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली, और आपके गोल्स के अकॉर्डिंगली हम इस चीज़ को बायफर्टिकेट करके प्रॉपरली आपको प्लान करवाएंगे। आगे हम देखते हैं कैसे आपको एक राइट टर्म जो प्लान है वो सिलेक्ट करना है। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर कंपनीज है, जैसे कि आप यहाँ पे आप देखोगे टाटा AIA का प्लान होता है, बजाज अलायंस का यहाँ पे प्लान है, ICICI प्रूडेंशियल का प्लान है, HDFC लाइफ का यहाँ पर है। राइट। ये जो चार पांच जो बड़े नाम लिए मैंने, आदित्य बिरला है, तो ये 4-5 जो बड़े नाम है, इनके साथ आप कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखो कि रेप्यूटेड और बड़ी कंपनी, ट्रस्ट वर्दी कंपनी, जिसका बड़ा ब्रांड हो, जिसका नाम हो, उन कंपनी से आप जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंपनी अपने रेपुटेशन को बनाने के लिए अपना क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी अच्छा रखते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, कि उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा क्या है, और उसकी भी बहुत सारी डिटेल्स जो है जो IRDAI की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हो, इनकेस अगर आप चाहते हो चेक करना। हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो होना चाहिए। AUM बहुत बड़ा होना चाहिए, कंपनी कितनी बड़ी है, कितना बड़ा यहाँ पर जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट है उनके पास। तो आप चेक करो कि जो ICICI है, HDFC है, टाटा है, बजाज है, इनका क्या 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 है, तो उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो, और पता लगा सकते हो कि यहाँ पर इतना अमाउंट ये ऑलरेडी है। और ये सब चीज़ें आपको IRDAI की वेबसाइट वगैरह मिल जाती है। अब जब बात आती है राइडर्स की, है ना, जब आप टर्म इंश्योरेंस लेने जाओगे देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन कौन से राइडर्स हैं, और उन राइडर्स में जो इंपॉर्टेंट राइडर्स हैं वो दो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एक है क्रिटिकल इलनेस राइडर। राइट। जब बात आती है क्रिटिकल इलनेस राइडर की, तो ऐसे कई सारी इलनेस होती है, 30-40 या उससे भी ज़्यादा कुछ टाइम की, कुछ कुछ पर्टिकुलर टर्म पॉलिसीज जो है वो देती है। तो अगर हम उसकी बात करें तो जो वो इलनेस वगैरह होती है, अगर वो इलनेस आपको यहाँ पर डायग्नोज होती है, तो जो लमसम पे आउट होता है उस मेजर इलनेस में, वो पैसा आपको एक साथ यहाँ पर मिल जाता है। और
उसके बाद जब पॉलिसी का टर्म पूरा होता है तो वो पैसा एक साथ आपको बाकी जो पैसा है वो और भी मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। जब बात आती है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर की, तो एक्सीडेंटल में हम ये देखना देखना बहुत ज़रूरी होता है कि पार्शियल यहाँ पर डिसेबिलिटी है, यानी पीईडी वगैरह है, या फिर यहाँ पर एक तरह से प्रॉपरली आपके मतलब यहाँ पर एक अंग कट गया, दो अंग कट गए, या फिर पूरा आप एक तरह से अपाहिज हो गए, तो उस केस में भी वो राइडर आपको सेलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपको अगर आप जॉब नहीं कर पाओगे उसके बाद तो आपको उसमें भी हेल्प मिल सकती है। ये दो राइडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर जो कि अर्ली स्टेजेस में बहुत ज़्यादा सस्ते भी होते हैं, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। तो उस केस में आप इन दोनों को चूज कर सकते हो, इनके बारे में और डिटेल पढ़ सकते हो, वहाँ पे हिडन टर्म एंड जो कंडीशंस होती है उनको भी एक बार आप डिस्कस मतलब चेक कर सकते हो जब भी आप ये चीज़ लो, क्योंकि ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब हम टर्म इंश्योरेंस को या टर्म प्लान्स को यहाँ पर फाइनलाइज करते हैं या सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जीरो कॉस्ट टर्म प्लान, अब ये चीज भी होती है कि रिटर्न ऑफ योर प्रीमियम एट द 60, यानी कि अगर आपने प्रीमियम पे किया है तो वापस आपको मिल जाएगा 60 तक। अब जब आप इसको सेलेक्ट कर लेते हो तो आपका प्रीमियम बढ़ जाता है दोस्तों, तो ये नेसेसिटी नहीं लगती मुझे। पर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर हो गया, या प्री डिसाइड अमाउंट होता है पार्शियल डिसेबिलिटी पे, या फिर जो भी अमाउंट होता है वो आपको एक साथ यहाँ पे मिल जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं एक सेफ्टी एक सिक्योरिटी मिल जाती है, राइट। जब बात आती है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमको अवॉइड करनी है, क्या क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखना है किसी भी टर्म को लेने से पहले, तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स है ना, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है, तो इसका ध्यान रखना है हमको, इसकी जरूरत नहीं है। लिमिटेड पे ऑप्शन, ये बहुत ज़्यादा चीज़ है, जब भी आप अगर अपनी पॉलिसी डिसाइड करोगे, फाइनलाइज करोगे, अमाउंट पे करने वाले होंगे, तो वहाँ पे लास्ट में दो ऑप्शन आएंगे आपके पास में कि आप 30 ईयर्स में 40 ईयर्स में इतना पैसा यहाँ पर दोगे, और अगर आप 10 साल में ही ये प्रीमियम पे कर देते हो तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। अब आप इस चीज़ को ध्यान में रखो कि जब आप 10 साल में उसको प्रीमियम को पे करोगे तो प्रीमियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगा। तो इस यही सेम चीज होती है कि ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है, अगर आप अर्ली स्टेज में प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपको जो भी अमाउंट देना पड़ रहा है उसी को आप सेलेक्ट करो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जो यहाँ पर कहीं ना कहीं लिमिटेड पे ऑप्शन है उसको आप ना करो, वो जो अमाउंट आप यहाँ पे देने वाले हो एक्स्ट्रा उसको कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दो, उसका पैसा आपका ज्यादा होगा, वो पैसा आपका ज्यादा बढ़ेगा, रेदर देन आप 10 साल के अंदर ही उसको प्रीमियम को पे करने की कोशिश करोगे। ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर आप खुद भी अगर कॉमन सेंस सोचोगे तो आपको इस चीज का आइडिया लगेगा लगेगा। मंथली पे आउट टू ए फैमिली और बेटर टू टेक लमसम, अब बात समझते हैं यहाँ पर। मान लीजिए आपके बाद यहाँ पर आपकी फैमिली को 2 करोड़ का एक साथ सम इंश्योर्ड मिलने वाला है, और या फिर आप चाहते आप या फिर आपने कह दिया कि नहीं, हर फैमिली को हर महीने यहाँ पर 2-2 लाख का अमाउंट मिलता रहे, 2-2 लाख का यहाँ पे अमाउंट मिलता रहे, है ना। अगर हम इन्फ्लेशन को काउंटर करते हुए और समझते हुए ध्यान रखें तो उस टाइम पे 2-2 लाख का अमाउंट ही होगा। पर ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास 2 CR का कैपिटल आपकी फैमिली को पूरा एक साथ मिल जाता है, तो उस केस में आप उसको एफडी में भी डालोगे तो आपका जो है जो रिटर्न है वो काफी अच्छा खासा आएगा, और आपका पैसा एक साथ आपके पास पड़ा रहेगा। पर कहीं ना कहीं आपका भी अमाउंट अब इंश्योरेंस कंपनी के पास है, तो कहीं ना कहीं वो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए देते रहेंगे, तो इस केस में आपको ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए कभी भी मंथली पे आउट टू फैमिली ऑप्शन कभी भी चूज ना करें, है ना। इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आप इंश्योरेंस की पॉलिसी को फाइनलाइज करते हैं तो, है ना। क्लेम रिजेक्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी चीज यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, जब भी हम पूरी मेहनत कर लिए, सब कुछ कर लिया, पर आपका क्लेम रिजेक्ट होने की चांसेस क्या क्या हो सकते हैं। कंपनी बैठी है पैसा कमाने के लिए, कंपनी का काम है पैसा कमाना, आपका वो आपको क्लेम देने के लिए नहीं बैठे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब आप पॉलिसी ले रहे हो तो उस टाइम पे जो भी चीजें हैं वो आप क्लियर कट उनके बताओ, यानी कि अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आप बताओ, ड्रिंकिंग करते हो तो आप बताओ, कोई एग्जिस्टिंग इलनेस है तो वो आप पहले से ही मेंशन कर दो, अगर है तो हार्ट डिजीज है तो बता दो, डायबिटीज है बता दो, टीबी है बता दो, अस्थमा है बता दो, ऑलरेडी पहले से मेंशन कर दो। और यहाँ पर अगर आपको आपने नहीं मेंशन किया, और ठीक है आपको था भी नहीं, पहली बात तो आपको पता नहीं था और आपको मेंशन भी नहीं हुआ, तो उस केस में अगर इनमें से कुछ भी या कोई भी इलनेस आपको डायग्नोज होती है पॉलिसी लेने के बाद, तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट या जो फाइल्स है उनको आप बनाकर रखो, क्योंकि इन केस कभी ऐसी कोई घटना घट जाती है और उसके बाद आपकी फैमिली को क्लेम फाइल करने में आसानी हो, सफर ना करना पड़े उनको, कोई मतलब लड़ना ना पड़े, तो उनको पता रहे कि हाँ ये बाद में डायग्नोज हुआ था, ये डेट है, ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट, ये सब चीजें हैं, तो ये सब चीजें आप पहले से डिसाइड रखो। अगर कोई ऐसी चीज घटी है, यानी हार्ट हार्ट का कोई प्रॉब्लम्स आती है या कोई भी ऐसी घटना घटती है, तो उस केस में
पॉलिसी लेने के बाद अगर वो चीज़ें होगी या फिर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होगी प्रॉपर, तो वहाँ पे क्लेम रिजेक्शन के चांसेस बहुत से कम हो जाएंगे आपके। मेडिकल चेकअप इज मस्ट। अगर अगर आप पॉलिसी ले रहे हो और बड़ी पॉलिसी ले रहे हो, तो मेडिकल चेकअप आप आगे से बोल दो। वो जब भी आप पॉलिसी लेते हो तो वहाँ पे आपके पास कॉल आता है, पूछते हैं टेली मेडिकल चेकअप वगैरह होता है, या फिर आपका ब्लड टेस्ट वगैरह या बेसिक चेकअप वगैरह होता है अर्ली स्टेजेस में। तो ये भी नहीं होता है, पर एक सर्टेन एज के बाद 30 अराउंड 35 40 45 50 के अराउंड तो ऑफकोर्स होगा ही होगा। और उस केस में ये भी डिसाइड करेंगे पॉलिसी वाले कि वो आपको देने चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, कितने अमाउंट का सम इंश्योर्ड आपको देंगे, आपकी अर्निंग के अकॉर्डिंगली कितना आपको एक्स आपको मिल सकता है। ये चीज़ भी वही डिसाइड करते हैं, या फिर आप भी डिसाइड करना चाहो तो उनसे डिस्कस कर सकते हो। ये चीज़ भी बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। तो फाइल में सेफ रखो, मेडिकल चेकअप वहां पे करो, ताकि इस केसेस में आपका क्लेम का रिजेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर हो, राइट, और फैमिली को सफर ना करना पड़े। ठीक है। अब ये भी देख ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जब आप जब क्लेम या फिर आप जब पॉलिसी ले लेते हो, तो कई बार आपने ऑनलाइन पॉलिसी ले ली, आपने किसी अपनी फैमिली मेंबर को बता नहीं रखा, या फिर बताया भी है तो आपको कुछ आइडिया है या नहीं है, उनको पता नहीं है उस टाइम पे लिया था, कब लिया था, राइट। बहुत सारी चीजें हो सकती है, और कई सारा अमाउंट अगर हम देखा जाए तो म्यूचुअल फंड हो गया, एफडी हो गया, इन सब चीजों में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट है जो अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये बहुत जानना बहुत जरूरी है कि पूरी प्लानिंग आप एक तरीके से करके जाओ, बता के जाओ कि ये चीजें हमने ले रखी है, ये चीजें हमारे पास में है, तो इसका आइडिया फैमिली को होना चाहिए। और सबसे ज्यादा बेस्ट एक ही चीज रहती है, अगर आप एक पॉलिसी सेलेक्ट करने वाले हो, या फिर आपको पूरी जानकारी होने के बावजूद भी कुछ कंफ्यूजन वगैरह है, तो बेस्ट है, सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप एक एडवाइजर के थ्रू ये पॉलिसी लो। आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेफ भी रहोगे, कई सारा जो हैसल चीज़ें होती वो भी नहीं होगी, साथ साथ क्लेम को पास करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिल पाएगी, और उससे भी आपको बहुत ज़्यादा एक हेल्प मिल पाएगी। पूरी पूरी चीज़ें जो होती है, लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, टर्म इंश्योरेंस होते हैं, ये पूरी पूरी एक पर्सन के हाथ में जब होती है चीज़ें, तो हमको ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम या कोई ना कोई ऐसी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं हो सकती। तो आपको होपफुली ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा समझ आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें। और साथ साथ अगर आप चाहते हो मैं आपकी मदद करूं एक राइट पॉलिसी को लेने में, या फिर आप एक राइट पॉलिसी को डिसाइड करने में, कौन सा कितना अमाउंट तक का कौन सी पॉलिसी आपको लेनी चाहिए, है ना, कितना जल्दी ले लेना चाहिए और कैसे इसकी प्लानिंग करनी चाहिए, ये करने में अगर आप मेरी मदद चाहते हो, तो आप मुझे नीचे जो नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर, आप डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मुझसे डिस्कस कर सकते हो। हम उस पर 1-on-1 सेशन वगैरह करेंगे, और फाइनलाइज करेंगे कौन सी टर्म पॉलिसी आपके लिए बेस्ट होगी। साथ साथ अगर आप म्यूचुअल फंड्स के लिए भी जानना चाहते हो, समझना चाहते हो कौन सा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कितना अमाउंट कहाँ पे लमसम लगाना चाहिए, कौन सी फंड्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब चीज़ की जानकारी जानना चाहते हो, तो आप उसमें भी आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हो। और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको क्लियर कट लगा, समझ आया, अच्छा लगा, तो आप इसको शेयर जरूर करो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो वन ऑफ द मस्ट पॉलिसीज में से एक है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, लाइक जरूर करना। कमेंट में अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप उसे जरूर छोड़ दो, ताकि मैं उसको देखकर समझ पाऊँ और आपको प्रॉपरली उसका जवाब दे पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय।